सुप्रभातम सुप्रभातम सुप्रभातम। आज की ताजा खबर में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ ही इस एपिसोड की शुरुआत आज हम यहाँ पे करने वाले हैं दोस्तों। वर्ल्ड इकोनॉमी में जापान के बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बैंक ऑफ जापान ने जो बैटल शुरू की थी, एट स्टार्ट ही उन्होंने अपने हथियार जो है वो रख दिए हैं। और किसके सामने रख दिए हैं? लुक्स लाइक यूएस के सामने उन्होंने अपने हथियार रख दिए हैं। सो जहां पे पूरी दुनिया रेट कट के बारे में बात कर रही थी, वहां पे कहीं ना कहीं जो 30 साल का एक ड्रॉट था बैंक जापानीज मार्केट्स में या फिर जापान की इकोनॉमी में, नॉट हैविंग एनी जीडीपी ग्रोथ, नॉट हैविंग एनी इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन था। उस केस में कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन नजर आ रहा था और फाइनली इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने की का एक जो पॉलिसी उन्होंने लिया था, जिसमें उन्होंने 0.25% से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा भी दिए। तो वो होने के बाद जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट में एक सेल ऑफ आया था, उससे ये हुआ कि मतलब ऐसा डायरेक्टली तो हम बोल नहीं सकते, बट दैट्स व्हाट द इन्फरेंस इज कमिंग आउट टू बी, कि यूएस ने जापान पे शायद प्रेशर बना दिया एंड जापान ने बोला कि अब हम यहां से आगे रेट हाइक्स नहीं करेंगे जब तक हमें पूरी सिचुएशन स्टेबलाइज होती हुई नहीं दिखती। अब पता नहीं, मतलब उनको जो चाहिए था उनकी इकोनॉमी में ओवरऑल, जिस तरीके से थोड़ा सा इन्फ्लेशन भी वापस आ गया था, जीडीपी ग्रोथ भी थोड़ी सी दिख रही थी, उस केस में इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट वाज अ वेरी लॉजिकल सिचुएशन। सो अब उसका नतीजा ये हुआ कि जहां पे जैसे मैंने पहले भी आप एक वीडियो बनाया था जिसमें येन कैरी ट्रेड को मैंने समझाया था, तो जहां पे ग्लोबल इन्वेस्टर्स वर बोरोइंग इन जापान एट 0% या नियर 0% इंटरेस्ट रेट्स एंड दे वर इन्वेस्टिंग इनटू हाई यील्डिंग एसेट्स। तो ये क्या है, येन कैरी ट्रेड वाज अराउंड, मतलब 700 बिलियन या 740 बिलियन डॉलर से ज्यादा हो गया था। एंड दैट्स व्हेन मतलब लॉजिक ऐसा बता रहा था कि भाई 0%, नियर 0% इंटरेस्ट रेट आप चार्ज कर रहे हो, लोग आके पैसा उठा रहे, बाहर लेके जा रहे हो, और अल्टीमेटली उसके बाद आपकी करेंसी भी डिप्रिशिएट हो रही है। एंड देन व्हेन दे आर रिटर्निंग दैट पर्टिकुलर मनी बैक, या फिर से रिन्यू हो रहे जो वो लोन्स, वो डिप्रिशिएटेड करेंसी पे हो रहे। मतलब नेट नेट अगर आप देखोगे तो बाकी की जो बोरोअर्स थे उनको मतलब डबल बेनिफिट बोनंजा वहां पे मिल रहा था, और ये बहुत सारा स्पेकुलेटिव ट्रेड भी डेवलप कर रहा था। अब उसका जब इन्होंने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए तो इसका नतीजा ये हुआ कि येन का जो मतलब करेंसी है अगेंस्ट डॉलर, इट स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग। सो वैसे देखा जाएगा तो कोई कंट्री अगर, मतलब किसी कंट्री की अगर करेंसी अप्रिशिएट होती है एंड अनलेस दे आर वेरी वेरी हाई एक्सपोर्टर्स, तो वो ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करना चाहेंगे। बट आई थिंक इंपोर्ट्स के बिल्स भी है वो उनके पास, ऐसा नहीं कि इंपोर्ट के बिल नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स देखने के बाद या फिर यूएस ने बोला भाई ऐसे कैसे कर रहे हो तुम, पहले ही हमारा रिसेशन रिसेशन की बातें चल रही है, ऊपर से तुम और ये चीज इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की कर दोगे तो डबल वैमी क्रिएट हो जाएगी, और उसका नतीजा बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी क्रिएट करने में हो सकता है। सो आइडियली इकोनॉमिक एक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट बैंक ऑफ जापान वाज डूइंग फॉर देयर इकोनॉमी वाज राइट, बट बिकॉज ऑफ द प्रेशर फ्रॉम यूएस साइड, तो उन्होंने वहां पे अपने हथियार डाल दिए। और उन्होंने ये बोला कि नहीं नहीं, जब तक ये सारी सिचुएशन स्टेबलाइज नहीं हो जाती तब तक हम ये नहीं करेंगे, सो वी विल मेंटेन द स्टेटस को। जो एग्जैक्टली ऑपोजिट है व्हाट दे सेड अराउंड 1 वीक बैक, जब उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए थे। तो अब ये उसकी वजह से क्या हुआ कि येन जो है वो फिर से डिप्रिशिएट हो गया बाय 2.5% कंपेयर टू यूएस डॉलर। एंड देन अगेन जापानीज मार्केट्स वेंट अप यस्टरडे। हमने देखा कि 10% के ऊपर वो चले गए, और नेट नेट वीक लॉन्ग अगर हम मूवमेंट देखते हैं जापानीज मार्केट्स की, तो नील हो गई। अब वो मतलब जो यूएस को चाहिए था वो हो गया। अब फोकस विल बी ऑन कंप्लीटली ऑन यूएस नाउ, कि यूएस में एग्जैक्टली होता क्या है जो रिसेशन के। और ये आप लोगों ने देखा है कि ऑब्जर्व किया है कि ये लास्ट 2 हफ्ते में एकदम से रिसेशन रिसेशन की बातें चल रही है। उसके पहले ये बातें नहीं हो रही थी। उसके पहले ऐसा था कि थिंग्स आर लुकिंग गुड, सारी चीजें तो बढ़िया है, नंबर्स भी बढ़िया आ रहे हैं, तो शायद रेट कट, शायद एक आध रेट कट होगी, शायद 2025 में ही रेट कट्स हो सकते हैं। वो भी फेडरल रिजर्व देखेगा कि भाई वो एम्यूनेशन क्यों वेस्ट करना है, डिपेंडिंग ऑन द जीडीपी ग्रोथ, डिपेंडिंग ऑन द इन्फ्लेशन नंबर्स, दे वांट टू बी
वेरी मच श्योर अबाउट द इन्फ्लेशन नंबर्स, जॉब्स डेटा के बारे में तो ज्यादा बात होती ही नहीं थी, और सडनली ये सिनारियो चेंज हो गया। एंड अब एवरीबडी इज थिंकिंग कि भाई जॉब के हिसाब से क्या होगा, क्या मतलब अभी जो 4.3% के अनएम्प्लॉयमेंट रेट से विल इट गो टू 6%, या फिर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की तरह 10% तक वो ऊपर जा सकते हैं क्या। तो ये सारे डिस्कशंस यहाँ पे होने शुरू हो गए। सो आई थिंक इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो वेरी डायनामिक, जैसे मार्केट डायनामिक्स होते हैं वैसे ही इकोनॉमिक डायनामिक्स भी काफी इंटरेस्टिंग होते हैं टू एनालाइज। तो अब देखते हैं। नाउ आई थिंक जापान की साइड से तो कुछ ऐसा बहुत बड़ा न्यूज आएगा ऐसा लगता नहीं है। अब सारा का सारा जो फोकस रहेगा वो यूएस इकोनॉमी पे रहेगा, कि यूएस ओवरऑल कैसे करता है, यूएस की इकोनॉमी कैसे करती है, यूएस के जॉब्स के नंबर्स कैसे आते हैं, यूएस के इन्फ्लेशन के नंबर्स कैसे आते हैं। तो वो सारे फैक्टर्स होंगे जिस पे अभी थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जीडीपी की ग्रोथ के नंबर से ज्यादा करंटली आई थिंक अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स पे फोकस किया जाएगा, बिकॉज दैट इज वन इंडिकेटर जो इन्फ्लेशन की तरह होता है, अगर वो बढ़ता जाता है तो उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अब देखते हैं क्या क्या होता है यहाँ पे आगे। अब नेक्स्ट न्यूज जो है ग्लोबल मार्केट्स में वो है ऑयल की न्यूज। ऑयल प्राइसेस हैव गॉन अप बाय 3%। रीजन ऐसा बोला गया है कि फॉलिंग यूएस क्रूड स्टॉक पाइल्स। अब अभी देखो मतलब इसका अगर दूसरी तरीके से इसको एनालाइज करेंगे तो यूएस में ऑयल के स्टॉक ऑयल के जो मतलब जो उन्होंने रिजर्व्स करके बना के रखे वो कम हो रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है, मतलब आपके ऑयल प्राइसेस नीचे गिरे थे इन बिटवीन, अभी हमने देखा तो उसके बावजूद आपके स्टॉक पाइल्स जो है ये ऑयल के क्रूड के वो नीचे गिर रहे हैं। अब उसका एक नतीजा ये भी तो निकाला जा सकता है ना कि भाई कंजम्पशन बहुत बढ़िया चल रहा है यूएस में, इसका मतलब। तो बहुत सारे कंफ्यूजिंग फैक्टर्स होते हैं। अब ये हो सकता है मतलब अब न्यूज रिपोर्ट्स में ये न्यूज आ रही कि यूएस के क्रूड स्टॉक पाइल्स नीचे गए, विच इज मतलब जो नंबर्स उन्होंने बोले हैं वो नीचे भी गए हैं, बट ऐसा कोई अलार्मिंग लेवल पे नीचे नहीं गए। सो थोड़ा बहुत नीचे हुए हैं, 6 वीक लो लेवल पे है। सो नॉट मतलब ऐसा कुछ बहुत बड़ा रीजन नहीं। बट आई थिंक मिडिल ईस्ट में जो जिस तरीके से टेंशन्स बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से ईरान इसराइल के बीच में जो टेंशन्स बढ़ रहे हैं, तो आई थिंक उसका भी एक नतीजा हो सकता है कि ये प्राइसेस थोड़े से बढ़े हैं। अनसर्टेनिटी वेन एवर कम्स इन द मिडिल ईस्ट, तब ये उसका इम्पैक्ट जो है वो क्रूड ऑयल प्राइसेस पे होता हुआ हमने हमेशा देखा हुआ है। ऑब्वियसली फॉर आवर इकोनॉमी क्रूड ऑयल प्राइसेस नीचे रहना ये बहुत बेनिफिशियल है। अभी भी मतलब ऐसा कोई बहुत ऊपर नहीं गए, $78, 78-79 पर बैरल पे ब्रेंट क्रूड की प्राइसेस अभी चल रहे हैं। नॉट वेरी अलार्मिंग थिंग। 80 के नीचे हमारे लिए काफी कंफर्टेबल है। इंडियन इकोनॉमी के लिए ये न्यूज मतलब फॉलिंग ऑयल प्राइसेस इज अ वेरी पॉजिटिव न्यूज। अब बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में। सो इंडियन इकोनॉमी में आईएमएफ के जो इकोनॉमिस्ट है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ मिस्टर के वी सुब्रमनियन, हमारे इकोनॉमिक चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी ये रह चुके हैं। तो उन्होंने एक बुक लिखी है, दैट बुक इज इंडिया एट 100 एनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस, ऐसा उन्होंने एक बुक लिखा है। उसमें उन्होंने बोला है कि इंडियन इकोनॉमी कैन रीच $52 ट्रिलियन, मतलब बाय 2047, मतलब फ्रॉम 1947 टू 2047, मतलब वो टाइटल ही वही है, इंडिया एट 100। तो 100 ईयर्स के बाद इंडियन इकोनॉमी विल बी $52 ट्रिलियन। और ये अगर इंडियन इकोनॉमी को अचीव करना है तो इंडिया को 8% की जीडीपी ग्रोथ से ग्रो करना होगा, या फिर नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ अराउंड 12 से 12.5% की रहनी चाहिए इंडिया की। तो ही इंडियन इकोनॉमी कैन रीच टू 52 to 55 ट्रिलियन डॉलर। अब वैसे देखा जाएगा तो अब देखते हैं कि हम 6% से ग्रो होते, 7% से होते, या 8% से होते, ये तो देखने जैसा होगा। बट 4 to 5% का रिटेल इन्फ्लेशन और 6 से 7% का अगर रियल जीडीपी ग्रोथ रहेगा तो 10 से 12% का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ पे ये नंबर्स अचीव हो सकते हैं, मतलब 12% प्लस के एंगल से अगर हम यहाँ पे बात करते हैं। सो अब उसमें प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत बड़ा प्ले होना पड़ेगा। प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर का ग्रेटर पार्टिसिपेशन ये भी होना चाहिए, ऐसा 16th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है मिस्टर अरविंद पनगरिया जी ने बोला है। सो अब ये इवेंट में वो भी थे। तो बहुत सारे एंगल से कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करना चाहिए, शायद वो बस हम थोड़ी सी मिस कर चुके हैं। टू मच ऑफ डिपेंडेंस ऑन सर्विसेज हमने बहुत ज्यादा थी। बट नाउ सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ अगर हमें अचीव करनी है तो उस केस में
प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होना जरूरी है। लेबर मार्केट पे भी फोकस करना चाहिए, लेबर्स में स्किल्स बढ़ाना, इस पे फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जो इन्वेस्टमेंट्स है वो इंडस्ट्री की तरफ से ही आनी चाहिए। इस बजट में भी हमने देखा है कि कैसे सीएसआर बजट्स कैन गेट डाइवर्टेड टुवर्ड्स द इंटर्नशिप, मतलब वहां पे आप अप्रेंटिस बोल के लोगों को इंटर्न्स बोल के हायर करोगे, वहां पे स्किल्स एक्वायर मतलब उनको हेल्प कर सकते हो। एंड ओवरऑल उसका वो जो पैसा लगने वाला है वो आप सीएसआर फंड से यूज करोगे तो भी चलेगा। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी, मतलब वो एक प्रोडक्टिव यूज हो सकता है उस पर्टिकुलर कैपिटल का। अगर वो हो जाएगा तो आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग केस टू वॉच। बाकी जो नए चैलेंजेस है जैसे कि एआई वगैरह, उसको भी अच्छी तरीके से एड्रेस करना इकोनॉमी ने बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर उसको सही तरीके से हम एड्रेस करेंगे, जैसे कि हमने कंप्यूटर रिवॉल्यूशन को बहुत सही तरीके से एड्रेस किया था एंड दैट क्रिएटेड ह्यूज इंडस्ट्री फॉर इंडिया, तो उसी तरीके से इस इंडस्ट्री को भी हमने अगर अच्छी तरीके से थोड़ा सा रिस्पॉन्ड किया, तो आई थिंक दैट विल आल्सो क्रिएट गुड नंबर ऑफ जॉब्स। अब बात करते हैं एफएम सीतारमन जी के बारे में। उन्होंने पार्लियामेंट में बोला कि रिमूवल ऑफ इंडेक्सेशन ऑन रियल एस्टेट वाज डन फॉर सिंप्लीफिकेशन। अब यहाँ पे उन्होंने ये जो पहले के जो 24th ऑफ या 23rd ऑफ जुलाई के पहले जिन जिन लोगों ने प्रॉपर्टीज लिए हुए हैं उनके लिए इंडेक्सेशन का बेनिफिट जो है वो अभी भी रखा है, बट इसके बाद जो लोग प्रॉपर्टी लेंगे आई थिंक वहां पे वो बेनिफिट नहीं लगने वाला है। वहां पे फ्लैट 12.5% का ही टैक्सेशन रहेगा। सो पुराने जो बहुत सारे लोगों के कंसर्न वही थे कि यार हमने तो ले लिया, अब तो हम उसको बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं, सो दैट इज नॉट राइट। तो ये एक बहुत बड़ा आउटरीच भी उनके पास पहुंचा और अल्टीमेटली जो फाइंडिंग्स है उसके बारे में, अगर इंडियन हाउस होल्ड्स के एसेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं, तो मोर देन 50% ऑफ द इंडियन एसेट्स जो है हाउस होल्ड्स के, वो रियल इस्टेट में है। सो आई थिंक उसके लिए अगर आप इतना बड़ा टैक्सेशन लाते हो तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को रिस्पॉन्ड करना पड़ा उस चीज को कि हाँ ठीक है, हम इंडेक्सेशन बेनिफिट एटलीस्ट जिन लोगों ने पहले लिए हुए हैं, अब तो इसके बाद वाला डिसीजन लिया जा सकता है, बट जिन जिन लोगों ने पहले लिया हुआ है 23rd ऑफ जुलाई के पहले, तो उनके लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट उन्होंने रखा है। और भी और ज्यादा क्लैरिटी यहां से आएगी। आई विल आस्क मिस्टर योगेश कटेरिया, सीए योगेश कटेरिया, टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर मैटर विच विल हेल्प यू पीपल। बट जिन जिन लोगों ने पहले लिया हुआ है उनके लिए अभी भी बेनिफिट्स आर कंटिन्यूइंग। अब वो ग्रैंडफादर वाला है क्या एंगल, या उसके बाद भी वो मिलेगा, सीआई बाद में डिक्लेयर होगा नहीं होगा, ये आने वाले समय में और ज्यादा क्लैरिटी हमारे सामने आ जाएगी। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मिस्टर सीए योगेश कटारिया जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पे एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बनाया जाए। अब स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हैं दोस्तों। सो डॉक्टर लाल पैथ लैब्स के रिजल्ट्स आ चुके हैं। Q1 का नेट प्रॉफिट इज अप बाय 30%। सो 30% से नेट प्रॉफिट अप हुआ है। नेट प्रॉफिट नंबर इज एट 108 करोड़ रुपीज। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर द प्रॉफिट वाज 84 करोड़ रुपीज। रेवेन्यूज फ्रॉम ऑपरेशंस जो है वो 11.3% से बढ़ा है। द रेवेन्यू नंबर फॉर दिस क्वार्टर इज 602 करोड़ रुपीज। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर द रेवेन्यू वाज 541 करोड़ रुपीज। ऑपरेटिंग लेवल पे एबिटा जो है वो 16.3% से यहाँ पे बढ़ा है। 170 करोड़ रुपीस का वो नंबर आया है इस क्वार्टर का। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर 146.2 करोड़ रुपीस का ये नंबर था। मार्जिन्स जो है एबिटा मार्जिन्स वो इस क्वार्टर में 28.2% तक बढ़े हैं। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर द मार्जिन ऑपरेटिंग या एबिटा मार्जिन वाज 27%, यानी कि 120 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं ईयर ऑन ईयर। कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है, ₹6 पर इक्विटी शेयर फॉर द ये मतलब ये फर्स्ट क्वार्टर के लिए उन्होंने ये डिक्लेयर किया है। बाकी मिस्टर ओम मनचंदा जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, डॉक्टर ओम मनचंदा जी, तो उन्होंने बोला है कि दे आर डेवलपिंग मेडिकल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस टू एंश्योर accurate and timely diagnosis, thereby enhancing positive patient outcomes for identify underlying conditions. So I think these kind of developments are very important. The next leg of outreach is coming from our development efforts in tier 3 and tier 4 towns. तो tier 3 और tier 4 towns पे काफी फोकस है उनका, एंड दे आर ट्राइंग टू क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर इन दैट पर्टिकुलर स्पेस। तो एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है ये। और वैसे अभी ये क्वार्टर जो है वो
आफ्टर हीट वेव नाउ गुड मॉनसून। तो आई थिंक बहुत सारे वायरल्स के लिए ये पर्टिकुलर क्वार्टर काफी फेमस हो सकता है। तो ये मतलब सेकंड क्वार्टर में भी रिजल्ट्स अच्छे आने के चांसेस है डॉक्टर लाल पैथलैब्स के। एनएससी के बारे में बात करेंगे। एनएससी ने क्वार्टर वन के रिजल्ट्स दिए हैं। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट जो है, पैट जो है, वो 39% से बढ़ा ईयर ऑन ईयर, 2567 करोड़ रुपीज का ये प्रॉफिट आया है। रेवेन्यू इज अप बाय 51%। वैसे ये अनलिस्टेड कंपनी है, बट रिजल्ट जिस तरीके से ये डिक्लेयर करते हैं, मतलब दे वांट टू बी अ लिस्टेड कंपनी सून, बट आई थिंक अभी तक सेबी ने गो अहेड यहाँ पे नहीं दिया है। सो रेवेन्यू 51% से जो बढ़ा है, मतलब रेवेन्यू का नंबर है 4510 करोड़ रुपीज। एबिटा मार्जिन जो है फॉर Q1 FY25 इज 59%। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर एबिटा मार्जिन वाज एट 69%। नेट प्रॉफिट मार्जिन्स भी क्वार्टर वन के लिए 52% के रहे हैं। ट्रेडिंग वॉल्यूम के फ्रंट पे अगर हम बात करते हैं तो कैश मार्केट्स ने ऑन एन एवरेज डेली वॉल्यूम जो है वो 1.22 लाख करोड़ रुपीस का ये रहा है, विच इज अप बाय 110% ईयर ऑन ईयर। फ्यूचर्स, इक्विटी फ्यूचर्स का भी जो अगर रेवेन्यू आप तो ओवरऑल वॉल्यूम्स देखते हो तो 2.09 लाख करोड़ रुपीस का 101% ईयर ऑन ईयर यहाँ पे भी ये नंबर अप है। यही वो रीजन है कि सेबी इज ऑल्सो वरीड अबाउट ऑल दीज थिंग्स। सेबी इज ट्राइंग टू control these things by having lesser participation from retail traders, because more than 90% of the retail traders are actually losing money, and that's what SEBI doesn't want. So let's see क्या होता है। वैसे सेबी ने, सॉरी, एनएससी ने ये नंबर एक डिक्लेयर किया है कि कितना पैसा उन्होंने एक्सचेकर को दिया है। सो 14,003 करोड़ रुपीस का एक्सचेकर को पेमेंट हुआ है एनएससी की तरफ से। एसटीटी और सीटीटी कंप्राइज्ड ऑफ 12,000 करोड़ रुपीस ऑफ टैक्स। इनकम टैक्स उन्होंने 236 करोड़ का किया है। स्टैम्प ड्यूटी उन्होंने 1,000 करोड़ की दी है। जीएसटी 362 करोड़ रुपीस का दिया है। सेबी के चार्जेस 333 करोड़ रुपीस के दिए हैं। आउट ऑफ एसटीटी जो 12,000 करोड़ रुपए का है, उसमें 63% इज फ्रॉम कैश मार्केट सेगमेंट एंड 37% इज फ्रॉम इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट। सो मतलब एनएससी इज ट्राइंग टू से कि नहीं नहीं, हमने कैश सेगमेंट से भी काफी ज्यादा एसटीटी गवर्नमेंट को पे किया है। अब देखते हैं कब आता है इस पर्टिकुलर कंपनी का आईपीओ। का अनलिस्टेड मार्केट में काफी चर्चा में रहता है ये पर्टिकुलर स्टॉक। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने इसमें इन्वेस्टमेंट्स भी किए हुए हैं। बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स जो है इंडियन स्टॉक मार्केट के, उनके पास भी एनएससी के काफी शेयर्स है, एंड दैट्स व्हाई एवरीबॉडी वांट्स दिस पर्टिकुलर कंपनी टू गेट लिस्टेड। बट अभी तक सेबी की तरफ से अप्रूवल नहीं मिला है। अब रिटेल सेक्टर के बारे में बात करेंगे। रिलायंस की एनुअल रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने बोला है इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है रिटेल सेक्टर, और ये $1.4 ट्रिलियन का मार्क अचीव करेगा बाय 2027। अगर मेजर मतलब रिटेल, इंडियन रिटेल सेगमेंट की बात करते हैं तो सेगमेंट्स लाइक ग्रोसरी, फैशन एंड लाइफस्टाइल एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो सेगमेंट्स है, ये 90% ऑफ द फास्ट ग्रोइंग इंडियन रिटेल मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी अगर हम FY24 की बात करते हैं, रिलायंस रिटेल का जो रेवेन्यू रहा है वो 3 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू रहा है। और रिलायंस रिटेल ने ओवरऑल टोटल कस्टमर ट्रांजैक्शंस की अगर हम बात करते हैं, सो 1.2 बिलियन, यानी कि 120 कस्टमर ट्रांजैक्शंस, 120 करोड़ के 120 करोड़ कस्टमर ट्रांजैक्शंस रिलायंस रिटेल ने यहाँ पे किए हैं। जल्द ही इस पर्टिकुलर कंपनी का भी आईपीओ आ सकता है, ऐसा माना जा रहा है। फोकस काफी ज्यादा है। मतलब ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज का ये जो शिफ्ट है, ये काफी इंटरेस्टिंग तरीके से प्ले आउट होगा रिलायंस रिटेल की तरफ से भी। देन और उसमें न्यूज अगर है तो रिलायंस इज रेडी फॉर नेक्स्ट लेवल ऑफ रिन्यूएबल फोकस्ड ग्रोथ। सो ऑलरेडी हमने देखा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अनाउंस प्लान्स टू बिकम इंडिया टॉप रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपर, एंड दे आर एमिंग टू अचीव 100 गीगावाट ऑफ इंस्टॉलेशंस बाय 2030। तो फोकस काफी ज्यादा है, ग्रीन एनर्जी पे फोकस काफी ज्यादा है। ऑलरेडी दो ग्रोथ इंजन रिलायंस को मिल चुके हैं। फर्स्ट वन इज जियो, द सेकंड वन इज रिटेल, एंड नाउ दिस इज द थर्ड ग्रोथ इंजन विच दे आर फोकसिंग अ लॉट। रिन्यूएबल पुश पे उनका फोकस बहुत ज्यादा है। आई थिंक कमिटमेंट भी बहुत ज्यादा उन्होंने की हुई है इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए। सो दैट्स व्हाई आई थिंक वी नीड टू वॉच दिस पर्टिकुलर कंपनी क्वाइट क्लोजली, रिलायंस इंडस्ट्रीज। एंड उसके बाद जब ये सब्सिडरीज लिस्ट होंगी, ये भी एक काफी अच्छा
मतलब मतलब फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज इन्वेस्टर्स के लिए काफी बेनिफिशियल वो हो सकता है। अब टाटा मोटर्स के बारे में बात करेंगे। मूडीज ने टाटा मोटर्स की जो रेटिंग है वो अपग्रेड की है फ्रॉम BB3, सॉरी BA3 से BA1 वो कर दिए, यानी कि 2 नॉच ऊपर कर दी है। रीजन क्या है? सस्टेन्ड फाइनेंशियल ग्रोथ, ये उन्होंने रीजन दिया है कि डेट को जिस तरीके से कंपनी ने कंट्रोल किया हुआ है, प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस किया गया है, फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव जिस तरीके से कंपनी बन रही है, सस्टेनेबल ग्रोथ नंबर्स प्रोवाइड हो रहे हैं। यहाँ पे जेएलआर में भी काफी अच्छी इंप्रूवमेंट नजर आई है। डोमेस्टिक मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे फोकस तो है ही काफी ज्यादा कंपनी का, बट इवन ओवरऑल पैसेंजर व्हीकल्स पे भी काफी ज्यादा फोकस है। कमर्शियल व्हीकल्स और पैसेंजर व्हीकल्स को अलग किया जा रहा है ताकि दोनों की तरफ अच्छी तरीके से फोकस्ड वे से ध्यान दिया जाए। सो ये सारे फैक्टर्स जो है वो काफी बढ़िया तरीके से प्ले आउट हो रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई रेटिंग्स आर गोइंग अप। ऑब्वियसली रेटिंग ऊपर जाने का एडवांटेज क्या होता है? रेटिंग्स जब ऊपर चली जाती है तो मार्केट में जाके जो पैसा रेज करना है तो वहां पे लोअर इंटरेस्ट पे जाके पैसा रेज किया जा सकता है, और मूडी जैसी कंपनी ने दिया है। सो आई थिंक एंड टाटा मोटर्स because of JLR is a global company now, and that's why whenever they will raise money, it's not only into the Indian markets but foreign markets also, तो वहां पे काफी लोअर इंटरेस्ट पे पैसा उठाया जा सकता है, एंड दैट्स व्हाई ओवरऑल आउटलुक जो है वो काफी पॉजिटिव बन गया है टाटा मोटर्स के लिए। सो दिस इज वन कंपनी। अभी रिसेंटली कर्व को भी, कर्व ये व्हीकल मतलब नया एसयूवी भी उन्होंने लॉन्च किया है। मतलब काफी अट्रैक्टिव एंड एग्रेसिव प्राइसिंग भी की है। 17.5 लाख रुपीज से कब ये गाड़ी स्टार्ट होने वाली है, तो आई थिंक ये सेगमेंट जो है तो वो काफी मतलब थोड़ा ज्यादा ही डिमांड में है, तो वहां पे और एक व्हीकल प्रेजेंट करना, आई थिंक दैट इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन देयर ओवरऑल पैसेंजर मार्केट, पैसेंजर व्हीकल मार्केट में काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स यहाँ पे होते हुए हम देख रहे हैं। और एक छोटी सी कंपनी है सूला वाइन्स, उसके Q1 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। नेट प्रॉफिट इज अप बाय 6.6%, 14.6 करोड़ का प्रॉफिट का नंबर आया। रेवेन्यू इज अप बाय 11.4%, 121 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू का नंबर है। बिट्टा इज अप बाय 11.5% एट 33.9 करोड़ रुपीस। और मार्जिन्स जो है वो फ्लैट रहे इस बार, 28% के मार्जिन्स के साथ कंपनी ने रिजल्ट्स दिए हैं। कैसा लगा आज का एपिसोड, ये कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। और अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम करते हो तो investor.in को विजिट कीजिए, और हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स जिसमें मॉडल पोर्टफोलियो, स्टॉकोमीटर प्लस और फंडोमीटर प्लस आते हैं, कॉम्बो ऑफर्स या फिर 3 साल के सब्सक्रिप्शन के लिए अगर आप जाते हो देन द यू विल गेट वेरी अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स। तो बाकी वेबसाइट पे जाओगे तो अच्छे डिस्काउंट ऑफर्स आपको मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद।